जो बांटता फिरता है जमाने को उजाले, उस शख्स के दामन में अंधेरा भी बहुत है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव, आप हैं हमारे साथ एटॉमिक मॉडल्स पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को हम लोगों ने देखा था। हालांकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में बहुत ज्यादा टाइम गैप है, फिर भी हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में तीनों की डिस्कवरी को हमने समझ लिया था। लेकिन इनके बीच में टाइम गैप बहुत है। आज हम उसके आगे एटॉमिक मॉडल्स को हम लोग पढ़ेंगे, और उस मॉडल को पढ़ने के लिए जो हमारा फर्स्ट प्रपोज्ड जो मॉडल है वो हमारा जे थॉमसन और रदरफोर्ड के द्वारा प्रपोज मॉडल है। आज हम इन्हीं दोनों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्कस करेंगे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल। ये जो हमारा जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, आप देखिए, और देखने से ही आप समझ गए होंगे कि वही मॉडल है जिसे आप प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। इस मॉडल को हम अपने 8th 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये वही आपका एटॉमिक मॉडल है। क्या कह रहा है? क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा अगर टाइम इंटरवल का भी आप ध्यान रखेंगे तो बातें और ज्यादा समझ में आएगी। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद में इलेक्ट्रॉन के लिए E/m की वैल्यू आपके जे थॉमसन ने कैलकुलेट करके बताया, E/m वैल्यू, और उस E/m की वैल्यू निकाला और ये बहुत सारी बातें की। और इसी बीच में जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल भी दे डाला, और उस एटॉमिक मॉडल में इन्होंने जो माना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, यानी निगेटिव चार्ज मुझे पता हो चुका था, निगेटिव चार्ज मुझे पता हुआ, और हम इतना जानते हैं कि एटम न्यूट्रल है। इसका मतलब एटम के पास कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाते हुए इन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया। इनका जो मॉडल है, उस मॉडल में इन्होंने कुछ बातें कही हैं। एटम स्फेरिकल शेप में है। इस एटम की रेडियस को लेकर के इन्होंने कुछ कहा। इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात बताई, इनका जो इम्पोर्टेंट बात ये था कि जो हमारा एटम है, एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द स्फीयर। ध्यान देना मेरे दोस्तों, इन्होंने एटम को क्या माना? स्फीयर। और वो स्फीयर किससे मिलकर के बना है? पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के बना है। यानी उस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हैं वो वैसे ही अरेंज हैं जैसे किसी तरबूज के अंदर उसके बीज, जैसे एक हलवे हलवे के अंदर जो आप किशमिश और काजू बादाम डालते हैं। इसको आप अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस फिगर को ध्यान में देखें। इस फिगर को ध्यान में अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि जे थॉमसन ने जो कहा वो क्या कहा। इसमें जो आपका एटम है, ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। और इसके अंदर ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर आपका दिख रहा है, ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से इन्होंने मॉडल दिया। और इसकी एनालॉजी आपकी बिल्कुल वाटरमेलन में, ये जो आपका रेड कलर का पूरा पार्ट है, ये रेड कलर आपका पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, और इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक सीड है ये आपके निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ये बात इन्होंने कही। आज आप अच्छे समझते हैं कि इन्होंने जो बात कही वो बात थोड़ी सी अटपटी थी, वो जच नहीं रहा था। क्योंकि उस समय पर जो भी डिस्कशन हो रहे थे, जो भी रिसर्च हो रहे थे, वो रिसर्च बार बार जे थॉमसन का ये जो मॉडल था, इस मॉडल से टैली नहीं कर रहा था। और टैली नहीं कर रहा था, बार बार ये लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, कोई ना कोई डिमेरिट है। तो इतना बात आप अभी यहाँ पर इतना समझिए कि जे थॉमसन का जो मॉडल था वो लाइक एज वाटरमेलन,
इसको और भी तमाम नामों से जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल, जो भी आप नाम दें। तो ये जे थॉमसन का मॉडल है, जिसमें जो आपका एटम है वो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, जिसके अंदर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन धंसे होते इसी में एम्बेडेड होते हैं। ये बात इन्होंने बताई, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट हो रहा था। उसी समय और भी तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए, जिसमें जे थॉमसन अपना ये सब बता रहे थे। उससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, और उसी समय एक साइंटिस्ट हुए, वो भी अपना काम कर रहे थे। वो काम कर क्या रहे थे, वो बता क्या रहे थे, उस पर भी हम लोग डिस्कशन करें। वो जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थे रदरफोर्ड। ये बहुत ही रिच पर्सन थे, इनकी एक अपनी कंपनी थी, इनका अपना पूरा सेटअप था जो रिसर्च कर रहा था। एक्चुअली ये जो रिसर्च कर रहे थे वो रेडियो एक्टिविटी पर रिसर्च कर रहे थे। किस पर रिसर्च कर रहे थे ये? रेडियो एक्टिविटी पर, जिसको हेनरी बैकरल ने बताया था। और उस रेडियो एक्टिविटी में जो रेज निकल रही थी, उस पर इन्होंने एनालिसिस करके बताया था कि जो रेडियो एक्टिव रेज हैं, ये 3 प्रकार की रेज से मिलकर के बनी होती, अल्फा, बीटा और गामा। इसमें इन्होंने ये बताया था कि अल्फा रेज पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये सारा एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड और उनकी टीम कर रही थी। यहां से इनको एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल मिला अल्फा, नेगेटिव वाला बीटा, और नो चार्ज वाले में आपका गामा रेज भी मिले। इनकी टीम ने देखा कि जब हमने इस अल्फा पार्टिकल को किसी मेटल सरफेस पर, मतलब वो मेटल सरफेस आपकी थिन मेटल सरफेस है, उस पर डालते हैं, तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा सीधे निकल जाते हैं, आप ध्यान दें, अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली अगर हम समझना चाहें, आज अगर समझना हो तो अल्फा पार्टिकल क्या है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। क्या है अल्फा पार्टिकल? ये आप देख ही रहे हैं, इन्होंने अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया। इनकी पूरी टीम में ये जो मेंबर थे, अपना पूरा काम कर रहे थे। ये काम कर रहे थे, उसमें इन्होंने किसको? अल्फा पार्टिकल। एक्चुअल में जो अल्फा पार्टिकल है वो कुछ नहीं है, एक्चुअल में हीलियम एटम का न्यूक्लियस है। हीलियम का क्या है? न्यूक्लियस है। हीलियम के न्यूक्लियस की बात करें तो सबसे पहले हम यही समझ लें कि हीलियम एटम है क्या चीज। अगर थोड़ा सा इस फिगर को यहीं पर हम देखते हैं, हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। अगर इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो ये जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का सेट बचेगा, यही आपका अल्फा पार्टिकल है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है वही अल्फा पार्टिकल है, यानी इस पर समझ लीजिए 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सारी बातें हैं, ये हम आज अच्छे से समझ पा रहे हैं। लेकिन ये समझिए कि हम वहां पर अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड ने किसी मेटल सरफेस पर डाला, और उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं। इसी एक्सपेरिमेंट के बाद में, क्योंकि हमारी उम्मीद क्या थी? हमारी उम्मीद ये थी कि एटम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, यानी मेटल भी एटम से मिलकर बना है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट मींस पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और एक्सपेरिमेंट में मुझे दिखा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो क्या रहा है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल निकल जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं, क्या है ये अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हमने क्या किया है, कोई हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया है, और ये जो हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल कोई है जिससे हमको अल्फा पार्टिकल मिल रहा है, यानी ये कोई अल्फा इमीटर है। अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल रहा है, उसको हमने लेड स्लिट से पास किया ताकि वो एक फोकस होकर के आगे जाए, और ये जा करके यहाँ गोल्ड की जो पतली फॉयल थी, गोल्ड मेटल यानी सोने की पतली पन्नी पर, सोना हमने क्यों लिया? क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है, और इससे जो ये लेयर बनाई जाती है, जो इसकी फाइल बनाई गई, वो बहुत पतली फाइल बन गई।
और उस पर जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को डाला, हम देख रहे हैं कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी इधर-उधर मुड़े सीधे निकल जाते हैं। कैसे हमको दिख रहा था? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, गोल्ड फॉइल के चारों तरफ हमने ये जिंक सल्फाइड का लेप लगा हुआ एक हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी है कि जब भी ये अल्फा पार्टिकल इस पर टकराएंगे तो यहाँ चमक उत्पन्न होगी। हम देख रहे थे मैक्सिमम चमक इसी पॉइंट पर बिल्कुल सीधे-सीधे हो रही है। इसका मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट हुए वो सीधे निकल जाते हैं। कुछ थे जो इधर-उधर टर्न हो गए और बहुत कम थे जो वापस लौटे, क्योंकि पीछे भी चमक उत्पन्न हुई होगी, इधर भी उन्होंने लगा रखा होगा। ये था इनका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हम इतना समझ चुके, अल्फा रे पर पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने इस पर हाई एनर्जी के साथ बम्बार्ड किया, उसमें हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम सीधे निकल जा रहे हैं, कुछ इधर-उधर जा रहे हैं और बहुत कम है। बहुत कम का मतलब लगभग 20,000 में कहीं 2 अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक। ये जो अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा, उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी बातें आगे चल करके एक्सप्लेन की। इस फिगर को भी हम देख लेते हैं। ये जो आपके मेटल के एटम है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी दिक्कत के चले जा रहे हैं। कुछ हैं जो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते हैं और बहुत कम होते हैं जो बाउंस बैक करते हैं, जो वापस जाते हैं। ये 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा। क्या देख रहे हैं? वही अनडिफ्लेक्टेड। कुछ थे जो थोड़ी बहुत एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए और बहुत कम हैं जो बाउंस बैक हुए, जो रिटर्न हुए। ये बिल्कुल वैसे ही एक्सपेरिमेंट है कि आप किसी खिड़की के सामने बैठिए और बैठने के बाद में आप उसमें सरसों का दाना ले लीजिए और आप 1 बाय 1 उस पार आप फेंकिए। आप देखेंगे मैक्सिमम उस पार चला जा रहा है, क्योंकि बहुत से खिड़की में बहुत सारा भाग खाली है। कुछ होगा जो वापस आ रहा है, कुछ होगा जो इधर-उधर टर्न करके मुड़ जा रहा है। ऐसा करके कुछ ये भी देख रहे थे, ऐसी ही घटना ये देख रहे थे और इन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए, इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले और वो निष्कर्ष क्या था? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। परमाणु के अंदर का बहुत सारा भाग क्या है? खाली है, वैकेंट स्पेस है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी डेविएशन के वो सीधे पास हो जा रहे हैं। बहुत अच्छा। इससे हमने देखा कि एटम का के अंदर बहुत सारा खाली स्पेस है। दूसरा जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि ये फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड। इनसे क्या पता चलता है? इनसे पता चलता है कि एटम के पास हाई डेंसिटी वाला पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, जो बहुत ही छोटा है। समझ गए? यानी एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज वाला कोई पॉइंट है, कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पेस है और वो स्पेस बहुत ही छोटा है। उस पॉजिटिव चार्ज सेंटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और इस पॉजिटिव चार्ज सेंटर को इन्होंने एक नाम दिया और उस नाम को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। आप बहुत प्यार से समझते हैं इन्हें, नाभिक। यानी कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी का जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो उसको किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। अगर हम इतनी बात समझ गए तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन रही और वो इमेज जे थॉमसन से जस्ट उल्टा है। थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल से जस्ट उल्टी इमेज बन रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो कहाँ जे थॉमसन के मॉडल में मुझे ऐसा फील होता था कि एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, उसके अंदर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं
जबकि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद में ये बात मुझे प्रूफ हो गई कि जो एटम है, एटम का जो पॉजिटिव चार्ज वाली जो बात है, जो पॉजिटिवली चार्ज जो पॉइंट है, वो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर के एटम के सेंट्रल पार्ट पर कलेक्टेड है। ये जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, ये बहुत ही मजबूत है, यानी ये हाईली डेंस है। डेंस क्यों माना गया? क्योंकि जो हमारा अल्फा पार्टिकल, अभी हमने देखा ही कि ये जो अल्फा कण हमारा था, ये भी बहुत ही हैवी है, और एक हैवी कण किसी सेंटर से टकरा कर वापस आ जाता है। समझो आप साइकिल से जा रहे हो, किसी से टकरा गए और टकरा कर आप वापस लौट आए, इसका मतलब जिससे आप टकरा रहे थे वो आपसे कहीं ज्यादा मजबूत था। अगर वो कमजोर होता आपसे तो आप उसको तोड़कर आगे निकल जाते। तो अल्फा पार्टिकल जब इस पॉजिटिव सेंटर से टकराई तो या तो इधर उधर मुड़ गई या फिर वापस आ गई। इससे पता चला कि ये जो अल्फा, जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है एटम के अंदर, ये बहुत ही डेंस है, बहुत ही मजबूत है, ये बहुत ही सुदृढ़ है। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत कम अल्फा पार्टिकल को इधर उधर मोड़ पा रहा है। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं, इसका वॉल्यूम बहुत ही कम है, इसका वॉल्यूम बहुत कम है। अच्छा, और इसका वॉल्यूम बहुत कम है, यानी इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये बहुत मजबूत है, इसको इन्होंने न्यूक्लियस कहा, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया। और इन्होंने ये कैलकुलेट किया या जो भी कुछ अपने हिसाब से बताया कि अगर हम एटम को का जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर, और अगर हम न्यूक्लियस के रेडियस की बात करें 10⁻⁻15, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम लें तो 10⁵, यानी अगर हम इसे लिखें तो एक, यानी आप समझ चुके होंगे 1,00,000 एटम के रेडियस और न्यूक्लियस के रेडियस में 1,00,000 गुने का अंतर आता है, इतना फर्क आता है। एनसीईआरटी में तो यहां तक लिखा हुआ है, एक एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाने के लिए लिखा गया है। आप एनसीईआरटी के क्लास में एक लाइन लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप क्या करें, एक क्रिकेट बॉल को मान ले कि एक न्यूक्लियस है और जो पूरी फील्ड है उस फील्ड को समझ लीजिए एटम, और उस फील्ड की रेडियस कितनी होनी चाहिए, 5 किलोमीटर। आप एक बॉल रखिए और एक 5 किलोमीटर रेडियस का एक आप गोला बनाइए, वो गोला एटम है और उसके अंदर जो बॉल है न्यूक्लियस। आप इमेजिन कीजिए कि एटम के कंपैरिजन में जो नाभिक की जो साइज है, एटॉमिक साइज के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियर साइज है वो बहुत छोटा है। ये सारी बात कौन बता रहा है, रदरफोर्ड बता रहा है। रदरफोर्ड ने अपने 3 जो एक्सपेरिमेंट किए, यानी जो उन्हें अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन मिले थे, जो उनको दिखा था उसके आधार पर ये सब कंक्लूड कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बता गए, वो ये बता गए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर जिसे आप न्यूक्लियस कहते हो, इसके जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के बाहर, ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होता है, ये चारों ओर घूम रहा होता है, न्यूक्लियस के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा होता है। अच्छा, आखिर आपके मन में आएगा, ऑब्जर्वेशन उन्होंने तो 3 किया, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उस पार चले गए, कुछ थे जो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ थे जो बाउंस बैक हो गए। उनको ये कैसे पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है? ये तो समझ में आता है कि एटम की साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियस की साइज छोटी है, न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पार्ट है। यहां तक तो बात समझ में आ रही थी।
कहना क्या चाह रहे हैं? इतना तो हम समझ गए। अब आपको जो इमेज बनानी है एटम की, एक आप स्फीयर की का इमेज बनाइए और उस स्फीयर में के बीच में एक छोटा-सा पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को आप क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड। लेकिन इतना तक तो समझ में आया कि नेगेटिव चार्ज बाहर है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है। पॉजिटिव चार्ज सेंटर जो है न्यूक्लियस, ये बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू ओवरऑल एटम। इतनी बात तो समझ में आ रही बहुत अच्छे से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की जो काउंटिंग से पता चल रहा है। लेकिन ये कैसे पता चला कि ये इधर-उधर रिवॉल्व कर रहा है? मेरे दोस्तों, एक बात आप समझते हैं कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करता ही है, क्योंकि अपोजिट चार्ज के बीच में ये अट्रैक्शन है, जिसको आप अच्छे से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसके बीच में लग रहा है, और ये फोर्स अट्रैक्शन फोर्स है। इसका मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन है तो इस इलेक्ट्रॉन को आकर के नाभिक से लड़ जाना चाहिए, इससे टकरा जाना चाहिए, क्योंकि इसको खींच रहा है ना अपनी ओर, लेकिन उससे टकराता नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो घूमने में लगा दे। किसमें लगा दे? रिवॉल्व करने में लगा दे। कुछ समझ नहीं पाए हम, क्या कह रहे हो? एक एग्जाम्पल आप लीजिए। आप अपने हाथ में एक डोरी को पकड़ रखे हैं। डोरी के एक सिरे पर आपने पत्थर का टुकड़ा या कोई आपने भारी भरकम कोई वस्तु आपने बांध ली है। फिर जब आप उसको घुमाते हो, तो घुमाने में एक्चुअल में आपको फील कर रहे होंगे कि आप इस पत्थर को अपनी ओर आप खींच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ये पत्थर आपकी तरफ ना आकर के ये आपके हाथ के अराउंड ऐसे घूम रहा होता है, ऐसे घूम रहा होता है। इसका मतलब आपके हाथ और इस पत्थर के बीच में जो डोरी पर तनाव है, ये जो फोर्स आप अंदर की ओर खींच रहे हो, ये एक्चुअल में इसको बाहर घुमाने में मदद करती है, और बाहर घुमाने में मदद कर रही है। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स फिजिक्स में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अभिकेंद्र बल। अच्छा, यानी न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता रहता है। अदरवाइज तो इसको न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए, टकराता नहीं है। इट मींस इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होकर के उसको रिवॉल्व कराता है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अगर ऐसा है, अगर ये सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं, तो हम डिस्कशन को थोड़ा-सा और आगे ले चलते हैं। अगर हम डिस्कशन को और आगे ले चलें, कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, तो आप एक फिजिक्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। सदिश राशि और ये आपकी अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, लेकिन दिशा नहीं होती है, और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होती है। और इसमें अगर हम आपसे बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। और अगर आप इस बात को समझ रहे हो, तो एक बात आप ये बताइए कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है,
जब हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है उस समय क्या क्या चीजें हो रही है। ये आपका रहा भैया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कि रेडियस, जैसे मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इस समय ये इधर घूम रहा है, तो इसके ऊपर एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लग रही है। जब ये घूम करके यहाँ पहुंचा उस समय इस डायरेक्शन में इस पर वेलोसिटी होगी। अगर ये यहाँ पहुंचा उस समय इसकी वेलोसिटी ये होगी। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड इस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है उस समय जो उसकी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ध्यान दें, रदरफोर्ड ये तो बताए धूमधाम से कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, और इस सर्कुलर पाथ पर जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो हमने फिजिक्स को समझते हुए मैंने ये समझ लिया कि सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो हर समय चेंज हो रहा है। और ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के साथ इसको हम बोलते हैं एसिलरेशन। क्या बोलते हैं? एसिलरेशन। आप इसे बोलते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन को आप क्या कहते हैं? त्वरण। इट मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इट मीन्स वो एसिलरेट होता रहता है। एसिलरेट होता रहता है यानी इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का संबंध एसिलरेशन से है। और अगर एसिलरेशन है तो इसका संबंध फोर्स से भी है। समझ पा रहे हैं आप? न्यूटन का एक लॉ है F इक्वल टू एम ए, यानी एसिलरेशन का संबंध फोर्स से है। अब आप ये भी समझ रहे होंगे ये वही फोर्स है जिसे आप बड़ी देर से सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से आप जानते हो। ये आपको मिलता कहाँ से है? ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलता है। और ये फोर्स कैसा है? अट्रैक्शन फोर्स है। यहाँ पर हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स को आगे चल करके हम समझेंगे। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो एफ सेंट्रीपिटल का mv²/r। आप फिजिक्स में इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर जो डिस्कशन का मतलब इतना ही है कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है कि बार बार आप दिमाग में रखिए कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है उस समय इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। और अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब सीधी सी बात है वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी में जो भी चेंज है इसको हम क्या बोलते हैं? एसिलरेशन। यानी मेरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एसिलरेट हो रहा है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए मेरे दोस्तों। इतने डिस्कशन के बाद में आपके दिमाग में एटम को लेकर के एक इमेज बननी चाहिए। और वो इमेज ऐसी बननी चाहिए जैसे कि आपका कोई एक स्फीयर है, एक बड़ा सा गोला है, उस गोले के अंदर एक छोटा सा पॉजिटिव सेंटर है, एक धनावेशित भाग है। आप आंख बंद करके इसको इमेजिन करिए। तो धनावेशित भाग है, पॉजिटिव सेंटर है, और उसके चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ बहुत सारे या एक दो जो आपको समझना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज सेंटर के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पर उसको घेर उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। सर्कुलर पाथ पर वो घूम रहा है, ये इमेजिन कीजिए। और इस इमेजिनेशन में जो फिगर बना ये है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम का स्ट्रक्चर। मेरे दोस्तों ये सारा डिस्कशन था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का।
अगर हम इतनी बात समझ गए, फिर से हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। इसी को थोड़ा सा अगर हम कंक्लूड करते हैं, तो आपको कुछ ये सारी चीजें मिलती हैं जिन्हें आप पढ़ करके अच्छे से आप समझ लेंगे। ठीक है, इसमें हमको कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हम बहुत आराम से डिस्कशन में इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, ये आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, बहुत सारी बातें इन्होंने अपनी बताई है। ये सारी बात ये बता रहे थे, और उसी समय एक तो ऐसे हुआ ना, जो जे थॉमसन का जो मॉडल था, जो फेल मार गया, ये मॉडल कोई विशेष एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर नहीं था। इसका लाइफ टाइम बहुत दिनों तक था। ये मॉडल बहुत दिनों तक बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट रहा, बहुत अच्छे से माना गया। लेकिन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अपना प्रपोज कर ही रहे थे, या करते करते तुरंत उस पर क्वेश्चन मार्क आ गए, तमाम उस पर ड्रॉबैक हुए। ये समझ लीजिए कि बच्चा जन्म लेते लेते ही क्वेश्चन मार्क आ गया, फेल मार गया। फेल क्यों मारा? अब सोचिए, वैसी कौन सी बातें थी, इस पर भी हम डिस्कशन करने के लिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। यानी हम बढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की डिमेरिट क्या है। अच्छा, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल तो हम समझ गए, आपका एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, और उस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के सेंट्रल पार्ट पर न्यूक्लियस है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो जब भी हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को लेकर आए थे, उस समय आपको ये फिगर दिख रहा हो। इस फिगर में ये जो आपका सन है, ये सन एज अ न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और इसके चारों तरफ ये जो प्लेनेट हैं, ये प्लेनेट आपके इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हम सोलर प्लेनेटरी मॉडल भी बोलते हैं। इसे हम न्यूक्लियर मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का और इस सोलर सिस्टम से बहुत ही ज्यादा एनालॉजी है। जिस तरह से सोलर सिस्टम में सन के अराउंड डिफरेंट प्लेनेट रिवॉल्व करते रहते हैं, वैसे ही एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन आपका एक्सीलरेट होता है। इसको हमने समझाने की कोशिश की, और आप, उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। अगर इसके एक्सीलरेशन के पॉइंट को आप समझ गए होंगे, तो इसके फर्स्ट ड्रॉबैक को आप अच्छे से समझ जाएंगे। क्या है फर्स्ट ड्रॉबैक? फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है? मैक्सवेल। आपने तमाम नाम आपने सुन रखे हैं, वो जो तमाम नाम हैं, तो तमाम नामों में आइंस्टीन, आपने नाम सुना होगा, न्यूटन, ऐसे ही मैक्सवेल भी एक बहुत बड़ा नाम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी जो बातें हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है। रदरफोर्ड का जैसे एटॉमिक मॉडल हुआ, मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, और वो थ्योरी ऐसे नहीं थी, वो वेल प्रूफ थ्योरी थी, प्रूव्ड थ्योरी थी। ये क्या थी थ्योरी में? इन्होंने कहा था कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल एसिलरेट होगा, ध्यान दें, क्या होगा? एसिलरेट होगा, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करना पड़ेगा। इट मीन्स उसको एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। और हम जानते हैं कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, ये एसिलरेट हो रहा है। और अगर ये एसिलरेट हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। किसी भी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन को भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करना पड़ेगा।
और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है तो इसकी जो एनर्जी है वो कम होती जाएगी, और अगर इसकी एनर्जी कम होती गई तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, और अगर ये न्यूक्लियस से टकरा जा रहा है इसका मतलब एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर एटम डिस्ट्रॉय हो गया ये सारा दुनिया डिस्ट्रॉय, ये सारे ब्रह्मांड सब कुछ तो मैटर से बना है, मैटर में एटम्स होते हैं, अगर एटम डिस्ट्रॉय तो मैटर डिस्ट्रॉय। जबकि आप जानते हैं ये जो यूनिवर्स है बहुत दिनों से बना है, ये मैटर तो डिस्ट्रॉय हुआ नहीं, इसका मतलब एटम भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। यानी जो हमारा एटम है वो एटम स्टेबल है। मैक्सवेल की जो थ्योरी है वो बेल प्रूफ थ्योरी है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो एनर्जी को इमिट करेगा। इनका बेल प्रूफ थ्योरी थी, इसको आप गलत कह नहीं सकते। एटम स्टेबल है ये मुझे दिख रहा है। तो पूछा गया रदरफोर्ड से, दादा बताइए ये एटम कैसे स्टेबल है? इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं दे पाए, और यही इनका ड्रॉबैक था। जो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक तो यही है, यानी ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये इनका पहला ड्रॉबैक है। ये पहले ड्रॉबैक की जो हेडिंग डालो तो यही है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये बिल्कुल वैसे ही आप समझ लो, आप मानकर चलिए कि किसी मंदिर के चारों तरफ आप परिक्रमा कर रहे हो, आप स्टार्टिंग में गए हुए हैं तो आपकी एनर्जी ज्यादा है, आपकी एनर्जी ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, चारों तरफ उसके आप रिवॉल्व करेंगे, और जब आप उस मंदिर के चारों तरफ आप रिवॉल्व करेंगे तो शुरुआत में आपकी एनर्जी ज्यादा होगी तो आप बढ़िया धूमधाम से, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपके चक्कर बढ़ते जाएंगे, स्थिति ऐसी आएगी कि आपकी एनर्जी डाउन होती जाएगी, आपके सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो छोटी होती जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप न्यूक्लियस में से कोलाइड हो जाएंगे और आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। मतलब आपका जो रिवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। ऐसा कुछ होना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए। ये इनका एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक। एक ड्रॉबैक तो समझ में आ गया कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या थी एटम की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट? क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी जो बता रही थी उसके अकॉर्डिंग ये अपनी बात को अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाए कि एटम फिर भी कैसे स्टेबल है, मैक्सवेल की थ्योरी सही होते हुए भी ये कैसे स्टेबल है। एक फेल मार गया, मतलब ये एक ड्रॉबैक आया। दूसरा ड्रॉबैक आया, इनका जो दूसरा ड्रॉबैक था कि इन्होंने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उनका अरेंजमेंट कैसा है, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर कैसे घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं। उनकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लेकर के ये कुछ नहीं बता पाए। एक ड्रॉबैक ऐसे समझ लो भैया, ये आपका न्यूक्लियस इसके तरफ दरी बिछी हुई है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ से घूम रहा है। अब वो कैसे कैसे घूम रहा है, कैसे कैसे घूम रहा है, अब आप इसे अपने हिसाब से आप सोचिए। रदरफोर्ड तो इतने बता के घूम रहा है, अब कैसे घूम रहा है ये नहीं बता पाया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, वो था स्पेक्ट्रम को लेकर के। अगर हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को समझें तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है, वो कहीं भी घूम रहा है, कैसे भी घूम रहा है। अगर हम इससे स्पेक्ट्रम की बात करें तो इससे स्पेक्ट्रम मुझे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा, क्योंकि हर इन
जगह पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तो जो एनर्जी मिलेगी वो कंटिन्यू एनर्जी मिलेगी। इसको आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो स्पेक्ट्रम को, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर हम लोग इस पर एक अलग सेशन ही लेकर के आएंगे, क्योंकि बिना स्पेक्ट्रम समझे हम आगे की थ्योरी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अगर हम आपसे समझाएं तो वैसे आप समझ लीजिए, जैसे मेरे पास ये कोई सैंपल है, इस पर हमने व्हाइट लाइट डाली, कोई गैस है, मान लो कोई गैस है, इस पर आपने व्हाइट लाइट डाल दी, यानी जो विजिबल लाइट है उसको आपने भेजा, फिर इससे कुछ रेडिएशन निकलेगी। अगर हम उस रेडिएशन को यहाँ पर प्रिज्म से पास करके उसको हम सेपरेट करें, इस रेडिएशन को सेपरेट करें, तो पता चला कि ये जो व्हाइट लाइट है जिसमें 7 कलर के वेवलेंथ हैं विग्योर, इसमें से पता चला कि जो येलो कलर की पट्टी थी, येलो कलर वो नहीं दिख रहा है। बाकी 7 कलर में ऑल 6 कलर तो आ रहे हैं, वायलेट आ रहा है, इंडिगो आ रहा है, सब आ रहा है, लेकिन येलो वाला नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस सैंपल ने येलो कलर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, येलो कलर के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए यहाँ पर ये येलो के जगह पर आपको ब्लैक पट्टी दिखी। अगर इसी को आप गर्म कर दीजिए तब आपको क्या दिखेगा, केवल येलो कलर की पट्टी दिखेगी, बाकी कोई चीज नहीं दिखेगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम इसने एब्जॉर्ब किया, बाद में इमिट किया, तो इस स्पेक्ट्रम को भी हम आगे चल करके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे और इमिशन स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे। आप इस स्पेक्ट्रम वर्ड को आप यहाँ सुन लें, फिर डिटेल में वहां समझेंगे क्या है स्पेक्ट्रम। अगर एक वर्ड में बोला जाए तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका एनालिसिस है, उसका विश्लेषण है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, कैसे उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को लेकर के अपनी बात को समझाई, और इनका जो एक्सपेरिमेंट था जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, वो जे थॉमसन जी जस्ट अपोजिट था। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट और इन्हीं के मॉडल की वजह से जे थॉमसन का मॉडल डिस्कार्ड हुआ, इनवैलिड हो गया। इनके मॉडल में भी कुछ ड्रॉबैक आए, और ये ड्रॉबैक आगे चल करके इस पर जो डिस्कशन करते हैं, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, इस ड्रॉबैक को रिमूव करते हैं, वो दूसरे साइंटिस्ट हमारे नील्स बोर, जिन्होंने आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट को भी चैलेंज कर दिया। हालांकि उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आखिर वो कौन से ऐसे पॉइंट थे जिसकी वजह से रदर नील्स बोर को थोड़ा सा लीड मिली। वो लीड 2 पॉइंट पर था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल नेचर, दोहरा कैरेक्टर, हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे आगे चलकर। और दूसरी बात क्या है, जो एटम के जो स्पेक्ट्रा थे, उस स्पेक्ट्रा की जो एनालिसिस हो रही थी, उस पर जो स्टडी हो रहा था, उसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो भी मिल रहे थे, उससे बोर को एक लीड मिली, और वो लीड ही आगे चल करके इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल के रूप में उसे हम लोग के सामने प्रस्तुत किया। मेरे दोस्तों, आज का सेशन बस इतना ही। हम इस सेशन को कंक्लूड करें उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जिसको आप देखिए और देखने के बाद आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। और आंसर आप जाने के होंगे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया था, इससे क्या प्रूफ हुआ था, इससे आप क्या पता कर पाए थे, इससे आपको क्या पता चला था। मेरे दोस्तों, इनके एक्सपेरिमेंट से मुझे यही पता चला था कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, और उस पॉजिटिव चार्ज के सेंट्रल को आप लोगों ने कौन सा नाम दिया, न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस की डिस्कवरी ही इस एक्सपेरिमेंट का परिणाम था। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ आपने हमें सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।